आपका इतिहास हजारों साल पुराना है, जब दुनिया को कुछ पता नहीं था। आप उन लोगों में से हैं कि कोई छोटा सी बात भी अगर हो जाती थी तो आप क्या शास्त्रार्थ होता था, खुला होता था, मंचों पे होता था, तर्क वितर्क होते थे, फिर उसके बाद में जो बात सही होती थी वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसकी बात मानी जाती थी। कहां से चले थे और कहां पहुंच गए? कोई ये बेवकूफ नाम का प्रोफेसर इरफान हबीब रोमिल था पर कोई घटिया इतिहास लिख के चले गए, किसी की चाटुकारिता में चले गए, बड़े बड़े पदों पे बैठे। उन लोगों के इतिहास को आपने अंतिम इतिहास मान लिया। क्या ये कहानी आप अपने घर में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? शिवाजी के साथ क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ और सरदार पटेल के साथ क्या हुआ? इसलिए ये पूरे हजारों साल के बाद एक मूवमेंट है, ये एक क्षण है, एक लम्हा है। ऐसा ही नहीं है। जो भारत की खुफिया एजेंसी है रॉ, आप कभी किसी से मिले हैं चलते फिरते कि ये रॉ के एक आदमी है, ये घूम रहे हैं? वो रिटायरमेंट के बाद भी सार्वजनिक मंचों पे नहीं आते। कोई बात होगी, कर्नल आर.एस.एन. सिंह, रॉ का पूर्व डायरेक्टर, रॉ के चीफ, उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो अपना काम कर रहे हैं। मेजर जनरल जी.डी. बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, प्रोफेसर कपिल कुमार, क्या वजह है कि सब लोग अपना एक बेहतरीन कैरियर छोड़ करके उनको देश में राष्ट्रवाद की अलग जमाने का जो नशा चढ़ा है वो किसी और में क्यों नहीं है? मैं आपसे कह रहा हूं, उन सब में सबसे कम उम्र है मेरी, उन सब ने ही मुझसे कहा तभी मैंने ये किया। मैं नहीं जानता था 3 साल पहले कि इस देश में कोई मेरी बात सुनेगा। मेरे पीछे कोई ऐसा पद नहीं है कि लोग मुझसे पद के कारण मेरे पास आते हो, मेरी बात सुनते हो। मैंने भी सोचा 25 साल के बाद जाना तो सबको है एक दिन, कोई यहां पर अमृत पी के नहीं आया और हजारों साल नहीं जिंदा रहेगा। एक ही जीवन मिला है आपको, जितना भी है जहां से भी शुरू कर सकते हैं, बिना उसमें बहुत देर लगाए। मैं रिटायरमेंट की बात करूंगा, मैं बेटियों की शादी करने की बात करूं, सब कुछ अगर तुम्हारे हाथ में होता तो फिर बात ही क्या थी? ये शादी, ये ब्याह, ये तमाम काम जो इस समय में हो रहे हैं, जो भौतिक काम हैं, ये चलते रहेंगे। एक बार कूद के तो देखो इस नशे में कितना मजा है। मैं आपसे कह रहा हूं, कोई ये नहीं कह सकता कि जिस फील्ड में मैं था मैंने कोई आधी अधूरी जिंदगी जी। जितने भी बड़े और छोटे अखबार चैनल थे यहां के और वहां के, सब में नौकरी की। एक यकायक लगा कि जो कुछ देखा है पास से, जो कुछ मैं देख पा रहा हूं, जो शायद बहुत से लोग नहीं देख पा रहे हैं, मुझे उनसे अपनी बात साझा करनी है। इसीलिए सब कुछ छोड़ने के बाद, आप यकीन मानिए 3 दिन पहले मैं अभी घर लौटा हूं और यहां से जाऊंगा, फिर वापस आना है मुझे 1 दिन के बाद। मुझे 1 सेकंड के लिए नहीं लगता कि कभी मैं थक गया हूं, कभी नहीं लगता। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है जो आज का विषय है कि आखिर भारत को आंतरिक चुनौतियां और बाहरी चुनौतियों में कौन सी बड़ी चुनौती लगती है। दुनिया में हर देश के अंदर आंतरिक चुनौतियां होती हैं, ना के बराबर सारी विदेशी और बाहरी चुनौतियां होती हैं। लेकिन यह भारत देश 70 सालों से लगातार 1947 के बाद से भारत राज
भारत राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहा था। द इंडियन स्टेट वॉज वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमने कभी इसको और ध्यान नहीं दिया, और देश और राष्ट्र को मिला दिया हमने। इसलिए हम यह समझते हैं, खासतौर से सनातनी हिंदू समाज यह समझता है कि देश और राष्ट्र एक ही हैं। नहीं, बहुत फर्क है। टेक्निकली भी है, इमोशनल भी है, सोशल भी है। इसलिए जब आप इसका घालमेल करते हैं तो ना तो समस्याओं को समझ पाते हैं, ना चुनौतियों को समझ पाते हैं, और जिनसे खतरा है उनके बारे में भी नहीं समझ पाते हैं। ये तो देश, जिसे मुल्क या कंट्री कहते हैं, ये एक भूगोलिक, एक टेरिटोरियल बाउंड्री के हिस्से अंदर होता है। भारत देश एक जमीन का टुकड़ा है। इसकी बाउंड्री कहां से लेके कहां तक है सबको पता है। और भारत देश की सुरक्षा के लिए एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है। उसको भारत की बाउंड्री की रक्षा करनी है। और यह देश कैसे चले, इसके लिए एक सरकार है। उस सरकार की प्रणाली लोकतंत्र के माध्यम से सरकार चुनी जाती है। उसमें एक संसद है, उसमें एक विधायिका है, उसमें पुलिस है, उसमें शिक्षा का अलग यूजीसी है। ये देश के अंग हैं। देश को सरकार चलाती है, संसद चलाती है, जुडिशरी चलाती है, लेकिन राष्ट्र को आप और मैं चलाते हैं। और ये राष्ट्र क्या है, ये राष्ट्र कैसे शुरू होता है, इसकी क्या कल्पना है भाई। राष्ट्र हमारी आस्थाओं, परंपराओं, सरोकारों का एक भावनात्मक लगाव है, जिसे हम राष्ट्र कहते हैं। हर फंक्शन में, सरकारी हो गैर सरकारी हो, अक्सर आपने देखा होगा कि सरकारी फंक्शन हो, संवैधानिक फंक्शन हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई गृह मंत्री हो, कोई सरकारी पद का व्यक्ति आए, तो आप देखें कि दो चीजें होती हैं। एक तो जनगण होता है, क्योंकि वो हमारे विधान का हिस्सा है। उसकी एक प्रक्रिया है कि जब वो होगा तो सबको खड़ा होना है। ये बात अलग है कि कुछ लोग नहीं खड़े हो रहे थे, उन्हें हम परमानेंटली खड़ा कर देंगे। वो खड़े ही रहेंगे, चिंता मत कीजिएगा। वो जनगण पूरा होने के बाद भी खड़े रहेंगे, ध्यान रखिएगा, अगले 10 साल में। लेकिन ये जो मंच पर संत महाराज बैठे हैं, ये हर फंक्शन के अंदर दीपों को जो जागृत किया जाता है, ये दीपों का जागृत करना, इन पे मंत्रोच्चारण करना, ये मेरे राष्ट्र का हिस्सा है।